हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी जो बुक ले रहे हैं हम, ये बुक है हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये जो बुक का हम कंटेंट पढ़ेंगे वो मैं आपको संदीप गर्ग जी की बुक से पढ़ाऊँगा। आपके पास कोई भी ऑथर की बुक हो सकती है, आप कोई भी ऑथर की बुक से पढ़ सकते हैं। सभी ऑथर्स की बुक अच्छी हैं, बस आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो इकोनॉमिक्स एक वर्ड है वो हमें डिराइव्ड हुआ है। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? 2 ग्रीक वर्ड से हमें डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड से हमें ये मिला है। ग्रीक वर्ड्स में हम कैसे देखते हैं हमसे ग्रीक वर्ड्स में एक यहाँ पर ये कह रहा है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस, और नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज। ये जो दोनों वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड कैसे वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है अ हाउस, नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज। अगर आप इन दोनों को अगर जोड़ें तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दस इकोनॉमिक मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। Household management. The word economic has been derived from 2 Greek words. जो economics हमें जो word मिला है वो 2 Greek words से मिल करके हमें मिला है। Oikos मतलब a house and nemin means to manage। अब दस इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का मीन्स हो गया हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि क्या करना? हाउस होल्ड का क्या करना है? हमें मैनेजमेंट करना है। यानी किस तरीके से हम हमारे घर का मैनेजमेंट करें। अब घर यहाँ पर हमारा देश भी होता है। हमारा जो देश है वो भी क्या है? हमारे लिए एक घर है। ठीक है, तो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये तो हमने सिर्फ एक छोटा सा मीनिंग मतलब देखा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, लेकिन अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, वो टॉपिक नंबर 1 हो गया मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी ओल्ड। कहता है इकोनॉमिक बहुत पुराना नहीं है। हाउएवर देयर इज नो हार्मनी ऑन इट्स डेफिनेशन। कहता है कि यहाँ पर लेकिन कोई भी क्या नहीं है? हार्मनी नहीं है। अब हार्मनी का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एकता नहीं है, कोई भी यूनिटी नहीं है। कहता है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड इट इन डिफरेंट वेज। उन्होंने अलग अलग वेज में इकोनॉमिक्स को बताया है, विच हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसके कारण बहुत से डिस्प्यूट्स और मिसकंसेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने हमें अलग अलग बताई है। जैसे कि
पहली जो है हमारे लिए वो है वेल्थ डेफिनेशन। क्या है हमारे लिए? वेल्थ डेफिनेशन। किसके द्वारा? बाय एडम स्मिथ जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखो इकोनॉमिक्स का जो हमें अलग अलग इकोनॉमिक्स ने बताए हैं तो वो हमें अलग अलग मीनिंग है, तो हम एक एक करके ये सारे डेफिनेशन सारे मीनिंग्स को समझेंगे। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने हमें क्या क्या बताया है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। कहता है पहला बोलता है वेल्थ डेफिनेशन जो दी गई है एडम स्मिथ जी के द्वारा। अब ये जो एडम स्मिथ जी हैं इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आप अपने एग्जाम में ज़रूर लिख सकते हैं कि जो एडम स्मिथ है वो कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। पढ़ते हैं यहाँ पर वेल्थ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ है। इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई अभी हमारे लिए नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, वेल्थ का मतलब होता है मनी। वेल्थ मीन्स मनी, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज़ ए स्पेशल मीनिंग। लेकिन वेल्थ का ना इकोनॉमिक्स के अंदर एक दूसरा मीनिंग होता है। क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे गुड्स, क्या होता है? गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं एसी, एयर कंडीशनर जो होता है हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें हमने यहाँ पर एयर कंडीशनर। आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, और तो आपको एसी की नीड है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो एसी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें गर्मी से क्या दे रहा है? राहत दे रहा है। तो एसी एक ऐसा गुड है जो हमारे ह्यूमन वांट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या है? वेल्थ है। ओके, आगे देखते हैं। अब एडम स्मिथ was of the view that economics is concerned with the problem arising from wealth getting and wealth using activities of people। एडम स्मिथ जी का जो व्यू था वो ये था कि किस तरह से मतलब वो एक इस चीज़ में कंसर्न थे कि विद द प्रॉब्लम किस चीज़ मतलब प्रॉब्लम अराइजिंग। अब कैसा मतलब? फ्रॉम वेल्थ गेटिंग, कि किस तरीके से वेल्थ को प्राप्त किया जाए और किस तरीके से उसे यूज किया जाए। तो इस चीज़ में वो क्या थे? मतलब इस चीज़ में इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल, कि किस तरीके से इंसान जो है वो वेल्थ को प्राप्त करेगा और कैसे उसे यूज करेगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, ही वॉज इंटरेस्टेड mainly in studying the ways by which the wealth of all nation could be increased। कहते हैं कि यहाँ पर अगर वेल्थ जो है वो कहते थे कि अगर वेल्थ क्या है? इंक्रीज हो जाए। अगर वेल्थ हमारी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए पूरी की पूरी नेशन की, इसकी नेशन की, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो भाई अगर हमारे नेशन की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी जीडीपी अच्छी हो जाएगी। मतलब वेल्थ मीन्स हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कब होता है? गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जब होता है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो हमें उसकी क्या करनी होती है, सप्लाई भी फुलफिल करनी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, उन गुड्स का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब जब हम उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जब देखो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है, मनी का जो है मनी का लेन देन होता रहेगा, जिसके कारण हमारी जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए वो कहते थे ही वॉज इंटरेस्टेड मेनली इन द स्टडिंग द वेज बाय विच द वेल्थ ऑफ ऑल नेशंस कुड बी इंक्रीज्ड। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ये थी वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारे अल्फ्रेड मार्शल। इकोनॉमिक्स की ही एक और डेफिनेशन है, कहते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। किनके द्वारा है ये अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा है, अल्फ्रेड मार्शल। ये क्या कहते हैं, कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन, कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करना इंसान के ऊपर उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम, ये जांचना कि किस तरीके से, हाउ ही गेट हिज इनकम, किस तरह से उसे इनकम मिल रही है और कैसे वो उस इनकम को क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है। तो ये कहते थे कौन, अल्फ्रेड मार्शल जी, कि उनकी ऑर्डिनरी बिजनेस, एक मैन की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की एक्टिविटीज़ को पढ़ना यही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये देखना कि किस तरीके से वो इनकम का क्या कर रहा है, उसे वो इनकम मिल रही है और किस तरीके से वो उस इनकम को यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर क्या रहा है, thus it is on the one side the study of wealth and on the other and more important side a part of study of man। यहाँ पर वो क्या कैसे, वेल्थ के बारे में नहीं, हम किसके बारे में कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। यहाँ पर हम एक मैन के ऊपर, एक इंसान के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मार्शल द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो यहाँ पर क्या कहते थे कि वेलफेयर डेफिनेशन, देखो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हमारा कल्याण, ठीक है ना। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण। अब वो कहते थे कि प्रमोशन क्या करना है, हमें किस चीज़ से करना है, मटेरियल वेलफेयर का, मटेरियल वेलफेयर का। अब ये मटेरियल वेलफेयर का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई भी मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल कोई भी मटेरियल, उनका क्या होना, मतलब कार, बाइक, ये सब क्या हैं, ये हमारे मटेरियल हैं। अब इनका क्या करना, वेलफेयर करना। क्योंकि अगर इंसान के पास ज़्यादा, भाई देखो मान लेते हैं उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल है, तो यानी कि उसका ह्यूमन वेलफेयर भी कैसा है, अच्छा है, मतलब उसका जो वेलफेयर है ह्यूमन का, वो जो है वो भी बहुत अच्छा है, ह्यूमन वेलफेयर भी बेटर है उसका। क्योंकि उसके पास देखो भाई कार है, बाइक है, एसी है, मोबाइल है, ये सब चीज़ें अगर वो प्रमोशन होती है, ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। तो वेलफेयर डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो कहा था वो वेल्थ से थोड़ा आगे चले गए। वेल्थ में तो सिर्फ हमने क्या देखा था, किसी एक गुड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम गुड के ऊपर नहीं, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैन, यहाँ पर स्टडी ऑफ मैन के ऊपर देखा जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी स्कार्सिटी की डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब ये स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स, ये किन्होंने दी थी हमको, ये हमें लियोनल रॉबिन्स जी ने दी थी। आपको इनके नाम ज़रूर याद करने हैं कि लियोनल रॉबिन्स ने दी थी हमें स्कार्सिटी की डेफिनेशन, ठीक है।
अब देखते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंदर हम विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर का, ठीक है, इंसान के बिहेवियर का, एज अ रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप में? एक रिलेशनशिप बोला गया है यहाँ पर, रिलेशनशिप के, इंसान के रिलेशनशिप का, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। अब ये एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, अब जो एंड्स है, ये एंड्स बार बार आ रहा है ये, तो एंड्स का मतलब क्या होता है? एंड्स होता है हमारे ह्यूमन की वांट्स, ह्यूमन वांट्स, जो कि कभी भी कैसी होती है, मतलब ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती है। जैसे कि आप की जो जैसे वांट है, ठीक है, वांट के मतलब क्या होगी? कोई भी हमारी जो इच्छा होती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो एंड्स का मतलब क्या है? बिटवीन एंड्स ह्यूमन वांट्स हमेशा कैसी होती है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आपकी एक वांट ये है कि आपको क्या चाहिए? एक कार चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं, आपको क्या चाहिए थी? एक कार चाहिए थी अपने फैमिली के लिए, तो ये हमारी एक क्या थी? एक ह्यूमन वांट थी। अब जब आपकी फैमिली के पास एक कार आ चुकी है, तो अब आप देखते हैं कि आपको स्कूल जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए पापा को अलग कार चाहिए, मदर को अलग कार चाहिए, भाई को अलग कार चाहिए। तो हमने फिर एक और वांट बन जाएगी, एक और क्रिएट हो जाएगी कि क्यों ना 2 कार हो जाए, या फिर एक कार हो जाए और एक बाइक हो जाए। मीन्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन वांट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, एक ख़त्म होते ही दूसरी अराइज हो जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है एंड्स का और स्कार्स मीन्स का। अब स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है कम, और मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है साधन, साधन। अब जो हमारे पास जो साधन है, यानी कि जैसे कि मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई भी कोई चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल मान लेते हैं, कोल मान लेते हैं, ठीक है, कोयला, ये सब चीज़ें क्या है? ये स्कार्स है, ये कभी ना कभी तो हमारी ख़त्म हो ही जाएंगी। तो एक रिलेशनशिप बताते थे, स्कार्सिटी डेफिनेशन एक रिलेशनशिप बताता है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स और स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज, ठीक है, जिसका क्या होता है? इनका क्या होता है? ऑल्टरनेटिव यूज होता है, ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज अभी आपको डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे आपको। तो एक बार जरा पूरी डेफिनेशन एक बार फुल फ्लेज पढ़ते हैं अच्छी तरह से। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? स्कार्सिटी डेफिनेशन जो बोलती है लियोनेल लोवेल्स्की, वो बोलती है इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके रिलेशनशिप में? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के बीच में, और जो स्कार्स मीन्स हैं उनके बीच में स्टडी करना ही क्या कहलाते हैं? इकोनॉमिक्स कहलाती है। ये कौन बोलते हैं? लियोनेल रॉबिन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि जो स्कार्सिटी है, ठीक है, स्कार्सिटी से ही हमें क्या मिलती है? एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम मिलती है। स्कार्सिटी से हमें क्या मिलती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मिलती है। चलिए अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ये स्कार्सिटी जो है ना, स्कार्सिटी ये कैसे बनती है, ठीक है। अब स्कार्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भी, कैसे स्कार्सिटी बन जाती है, किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है,
ठीक है। देखो किसी चीज़ की कमी, पहले पॉइंट तो ये है कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स के थ्रू हो सकती है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स के थ्रू। भाई बॉन्ड्स क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या पर्टिकुलर थिंग की क्या है, एक अनलिमिटेड बॉन्ड है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम कोयले की एक क्या है, अनलिमिटेड बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है, ये रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हम जहाँ पे तंदूर लगे हुए होते हैं वहाँ पर कोल यूज़ होता है, और काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है कोल। और इसकी जो हमारे पास प्रोडक्शन है, ये नेचुरल रिसोर्स है, ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो इसकी अगर बॉन्ड ज़्यादा हो गई, मतलब अनलिमिटेड बॉन्ड हो गई कोयल की, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्कार्सिटी रेफर करता है क्या, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई कैसी है, सप्लाई हमारी जो है वो लिमिटेड है, सप्लाई हमारी कैसी है, लिमिटेड है, ठीक है, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या कह रहा है कि रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, limitation of supply in relation to demand for a commodity. Scarcity is universal and applies to all individual। देखो इस पॉइंट को आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पर हमारी सप्लाई क्या है, सप्लाई हमारी कम है, किससे, डिमांड से, बिल्कुल ठीक है। डिमांड इज ग्रेटर देन बाय सप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी कब बनती है, जब बनती है जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ रिसोर्सेज की और सप्लाई कम होती है। डिमांड इज ग्रेटर देन बाय सप्लाई। कहता है स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, ये हर जगह देखने को मिलेगी आपको, कोई एक कंट्री में नहीं देखने को मिलेगी आपको, हर कंट्री में कोई ना कोई रिसोर्सेज की स्कार्सिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, और ये सभी इंडिविजुअल के ऊपर, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हर कंट्री के ऊपर क्या होती है, अप्लाई करती है, ठीक है। दोनों पॉइंट कवर कर दिए। अब थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूज। इस ऑल्टरनेटिव यूज को नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको। ऑल्टरनेटिव, अभी ऑल्टरनेटिव यूज क्या होते हैं, देखो पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम उसको देखेंगे, समझाएंगे। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स। रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैसे हों, स्कार्स ही हों, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। लेकिन इनके यूज़ भी क्या है, वेरियस यूजेस में लिए जाते हैं, ठीक है। इनके यूज़ क्या है, अलग अलग जगहों पे यूज़ किए जाते हैं इन रिसोर्सेज को। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट, कि कहाँ पर हमें इसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यूज़ के बारे में आप देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर पेट्रोल का, ठीक है। अब जो पेट्रोल है इसके यूज़ कैसे हैं, बहुत है। जैसे कि एक तो हो सकता है हमारे क्या है, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। अब हाउस होल्ड पर्पसेस मतलब ये मान लीजिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कार के लिए, बाइक के लिए, इन सब के लिए, या फिर जैसे जनरेटर्स में क्या लगता है, जैसे पेट्रोल और डीजल, आप समझ लीजिए, पेट्रोल या फिर डीजल दोनों एक कैटेगरी में रखे हैं आप। जनरेटर में भी क्या होता है, डीजल का यूज़ होता है, ठीक है। और कमर्शियल पर्पस के लिए भी, ठीक है। कमर्शियल पर्पस मीन्स जैसे कि आपको फैक्ट्री के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और होटलों में जैसे कोई जनरेटर्स कहीं पर भी यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पेट्रोल का यूज़ होता है। फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है,
ठीक है, पेट्रोल डीजल का। तो पेट्रोल का जो यूज़ है वो कैसा है, ऑल्टरनेटिव यूजेज है। इसके यूजेस कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव, कोई एक ही यूज़ नहीं है पेट्रोल का। पेट्रोल का तो बहुत यूज़ है, कार में भी, बाइक में भी, इनमें भी यूज़ होते हैं, जनरेटर में भी यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब होता है कि स्कार्स मीन्स कि देखो अब हमें, अब ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें इसे थोड़ा ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, अगर इसकी क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, इसी के रीज़न से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना है कि पेट्रोल के कैसे होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या बन जाती है, स्कार्सिटी बन जाती है। वही अब हम सिर्फ चूज़ करेंगे कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। देखो कार और बाइक में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़फुल है, ठीक है, पहले के टाइम पे भी कार बाइक नहीं थी, वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोल, फैक्ट्रीज में, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज में पेट्रोल नहीं गया तो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, और उसे कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तो उसे कोई खरीद ही नहीं पाएगा, जिसके कारण कोई जीडीपी में इंक्रीज ही नहीं होगा, ठीक है, टैक्स नहीं दे पाएगा, इनकम ही नहीं बढ़ेगी देश की। समझ में आया आपको? तो हम इसमें चूज़ करते हैं कि पेट्रोल का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। तो स्कार्सिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड पॉइंट क्या था, स्कार्स मतलब मीन्स के, साधन के कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज़, एक चीज़ के कई यूज़ होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। तो ये हमारी स्कार्सिटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे हमारे एक सब टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, स्कार्सिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो जो अभी पहले आया था ना, पीछे जो आया था, अब यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि स्कार्सिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कार्सिटी होगी तो क्या होगी बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बनेगी। अगर स्कार्सिटी होगी तो क्या होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अब समझेंगे। स्कार्सिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इनफ। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होते टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, जो कि सेटिस्फाई करे किसकी, सभी की वांट्स को, ऑफ इट्स पीपल, सभी लोगों की। स्कार्सिटी इज परवेसिव, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, हर जगह फैली हुई है। परवेसिव का मतलब होती है जो फैली हुई है एक तरीके से हर जगह, एंड इज अ फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द होल वर्ल्ड। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सभी इकोनॉमीज के अंदर, सभी देश के अंदर। देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कार्स। देखो अब जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में कह रहा है, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जब स्कार्सिटी का मतलब क्या है, जब हमारी जो सप्लाई है किसी चीज़ की वो कम है और डिमांड क्या है, ज़्यादा है। जब कभी ऐसी कंडीशन होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ किसी एक पर्सन को नहीं दिखती है, पूरी कंट्री को दिखती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, पूरी कंट्री को देखनी पड़ती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि भाई जैसे कि मान लेते हैं कोल जो है, जो कोयला है उसकी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसकी स्कार्सिटी है, ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अगर इसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं आ रही, पूरी कंट्री के लिए आ रही है। ये फिर स्कार्सिटी की ये एक पर्सन पे नहीं थी, अब इस पूरी कंट्री पे आ चुकी है, इसलिए क्या बन गई, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुकी है कि किस तरीके से इसकी स्कार्सिटी को ठीक किया जा सके, इसे कैसे यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी अगर स्कार्सिटी नहीं होगी। ये लिखा हुआ था, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कार्स। अगर रिसोर्सेज स्कार्स ही नहीं होंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।
ठीक है, चलिए अब स्कार्सिटी अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। स्कार्सिटी जो है वो हमारी डेली लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कार्सिटी इन आवर डेली लाइफ। द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। अब जैसे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से बहुत भीड़ होती है, तो क्यों हो रही है भीड़, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। क्राउडेड बस एंड ट्रेन्स, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, वेजिटेबल और पल्सेस एक्सेट्रा। तो ये जो स्कार्सिटी है ये हमारी डेली लाइफ में देखने को मिल रही है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाना, वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ जाना, पल्सेस के प्राइस बढ़ जाना, किस लिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी क्या हो सकती है, स्कार्सिटी हो सकती है। इसकी सप्लाई क्या हो सकती है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगी, स्कार्सिटी। और सिर्फ अगर आपके पर्पस में देखी जा रही है, सिर्फ एक पर्सन को हो रही है, तो एक नॉर्मल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन अगर ये पूरी इकोनॉमिक, पूरी कंट्री में देखी जा रही है, तो वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन चुकी है स्कार्सिटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर कहता है कि भाई देखो, बहुत ज़रूरी बात तो यही है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े क्यों। वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने के लिए भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक रीज़न पता होना चाहिए भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स। तो यही बता रखा है कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडीज बिकॉज इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि ये इनेबल करती हैं हमको ये समझने में, क्या समझने में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, और हेल्प करती है एंड हेल्प इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसको एनालाइज करने में हमें कौन हेल्पफुल है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें ये नॉलेज देता है, ये समझाता है, ये पढ़ाता है कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझें, एनालाइज करें, ठीक है। इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हो कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल पेट्रोल का जो ये प्राइस है, पेट्रोल का जो प्राइस था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, वाई, क्यों हो रहा है पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज। तो हमें इकोनॉमिक्स समझाता है ज़रूर क्या हो रहा होगा, इसकी स्कार्सिटी हो रही होगी। स्कार्सिटी मीन्स सप्लाई इज लेस देन बाय डिमांड, सप्लाई कम होती है किससे, डिमांड से, ठीक है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए हमें ज़रूरी है इकोनॉमिक्स। However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word, scarcity. और अगर सिंपल सी बात में, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि इकोनॉमिक्स क्यों ही पढ़ना, क्यों इसलिए पढ़ना क्योंकि स्कार्सिटी जैसे शब्द को समझना है आपको कि स्कार्सिटी कैसे हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। तो स्कार्सिटी भी एक सिंगल वर्ड स्कार्सिटी से भी हमें पता चलता था कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कार्सिटी को समझना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो ज़्यादा होती है अवेलेबल रिसोर्सेज से, बिल्कुल ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि भाई हमारी जो वांट्स है वो हमेशा ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज कैसे होते हैं, कम होते हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्कार्स रिसोर्सेज को क्या करें, एलोकेट करें, अच्छी तरीके से क्या करें, इसको बांटें, ताकि इसका यूज़ अच्छी तरह से किया जा सके और लंबे समय तक इसे यूज़ किया जाए, फ्यूचर में भी इसे यूज़ किया जा सके। Hence, economics is concerned with the selection of resources under condition of scarcity. तो इकोनॉमिक्स कंसर्न है किसके सिलेक्शन में, विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को देखेंगे, समझेंगे और उसको एलोकेट करेंगे, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं।
ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इसको भी देख लेते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हमें किसने दी है? प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन जी ने दी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। किनके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन। देखो बहुत ध्यान से अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हाउ मैन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे थे एक इंसान के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन जी? कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी। देखो पॉइंट आया क्या? सोसाइटी। सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं करना, ठीक है, एक पर्सन के लिए नहीं करना, मतलब वन मैन के लिए नहीं, हमें किसके लिए करना है? सोसाइटी के लिए करना है, पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए देखना पढ़ना है। विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी और मनी के साथ, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय मतलब इस्तेमाल करें उन स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को। भाई जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, पेट्रोल है, क्या है? प्रोडक्टिव रिसोर्स है, तो किस तरीके से उसे इस्तेमाल करें। विच कुड हैव अ ऑल्टरनेटिव यूज। देखो जिसका हर रिसोर्सेज का क्या है? एक ऑल्टरनेटिव यूज है। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज। भाई पेट्रोल का यूज हर जगह हो सकता है, मैंने बताया था आपको पीछे। ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ। अब कह रहा है कि अभी के कंजम्पशन के लिए भी करना है, और देखो कंजम्पशन कैसा है? अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, नाउ के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी देखना है। अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। वेरियस पीपल के अंदर और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के अंदर किस तरीके से स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को बांटा जाए। ठीक है, ये कहलाती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, और जिनके कैसे यूज़ हैं? ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, और जिनसे हम कई सारी चीज़ों को और बना सकते हैं। ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है? फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन करने के लिए, यूज़ करने के लिए, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो ये कहलाती है हमारी इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन। ये कौन बोलते हैं? प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यहाँ पे सिर्फ एक मैन के ऊपर नहीं था, सोसाइटी के ऊपर था और फ्यूचर के लिए भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं हमारे प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन जी की डेफिनेशन यहाँ तक थी हमारी। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या आता है? मतलब अभी तक हमने चारों डेफिनेशन देख ली है। एक हमने देखी थी कौन सी? वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। एक डेफिनेशन हमने देखी थी वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। स्कार्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स। एंड द फोर्थ डेफिनेशन इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। अब एग्जाम में वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है बाय दी प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन। एंथनी सैमुअल्सन जी की डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन ही बतानी पड़ेगी, उसको अच्छे तरीके से मीनिंग बताना पड़ेगा आपको। अगर वो बोले कि आपको बताने हैं किसके? लियोनेल रॉबिन्स जी की, तो लियोनेल रॉबिन्स की आपको डेफिनेशन देनी है। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन। देखो यहाँ पर जो हमने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन देखी, ये डेफिनेशन में आपने देखा कि इन तीनों डेफिनेशन को एक एक करके जोड़ करके पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने पूरा कवर कर लिया। तो सबसे बेस्ट ग्रोथ जो डेफिनेशन भी होती है वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन को ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो गया। अब कंक्लूजन देखते हैं।
अब कंक्लूजन क्या निकला, जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसको देखते हैं हम। कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल, किस तरह से जो पीपल हैं और सोसाइटी है ये चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज, की किस तरीके से उन स्कार्स रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करें, दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, जिसके थ्रू हम और भी अलग अलग कमोडिटीज बना सकते हैं। एक रिसोर्सेज का सिर्फ एक ही तो कंजम्पशन नहीं होता, एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बनता, उससे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स and to distribute them for consumption among various people and groups in society। तो ये देखो, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी यहीं से आपको मिल रही होगी, जो हमने ऊपर पढ़ाई है उसका मतलब भी यही था। तो यहाँ पर कंक्लूजन में क्यों ऐसा अलग से लिखा गया है, देखिए अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स की मीनिंग बताओ, डेफिनेशन बताओ, ये नहीं बताया जाता कि कौन सी आपको बतानी है, तो आप इस डेफिनेशन को भी बोल सकते हैं, ये एक कंक्लूजन डेफिनेशन मिलती है हमको। लेकिन अगर एग्जाम में बोलता है कि आपको एंथनी सैमुअल्सन जी द्वारा दी गई हुई या फिर प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वही लिखनी है, तो सिर्फ आपको वही डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने जो हमें दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।